हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल मैं आपको कई बार करा चुका हूं और बार बार मैं आपको इसका बेसिक भी बताता हूं। और आज जो नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उन्हें भी नया बेसिक इसका बताऊंगा। देखिए, ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई या दूरी कह सकते हैं कितनी है, 270 मीटर, और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। और इस ट्रेन के विपरीत दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है या चल रहा है जिसकी चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बताया है, जब भी आपको विपरीत दिशा में 2 चालें दी हो तो चालों को हमेशा आपको जोड़ना है। दोस्तों, ये विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ेंगी, और यदि समान दिशा में होती तो चालें घटती। तो यहाँ आपकी चाल निकल कर कितनी आ गई, इसको हम कह सकते हैं सापेक्ष चाल, या आप चाल भी कह सकते हैं। चाल कितनी हो गई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, और इनके बीच ये दूरी कितनी दे रखी है ट्रेन की लंबाई कह लें या दूरी कह लें, दूरी दे रखी है आपको 270 मीटर। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटा में। आंसर आ रहा है सेकंड में, तो हम चाल को किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। देखिए, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदला जाता है तो 5/18 से गुणा हम कर देते हैं। तो हम चाल को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, चाल है आपकी 27 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें जैसे 5/18 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगी मीटर पर सेकंड में। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15। तो चाल आ गई आपकी 15/2 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है यह व्यक्ति कितनी देर में ट्रेन को पार कर लेगा। दोस्तों, याद रखिएगा, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, व्यक्ति हमेशा क्षैतिज होता है इस तरह से, या आप खम्मा भी ले सकते हैं। यदि यहाँ से कोई दूसरी ट्रेन आ रही होती तो दोनों की लंबाइयां आपस में जुड़ती हैं, लेकिन जब कोई क्षैतिज चीज हो खड़ी हुई तो उसकी लंबाई कभी नहीं जुड़ती। याद रखिएगा, यदि यहाँ पर ट्रेन होती यहाँ पर तो ट्रेन की लंबाइयां जोड़ते हैं हम, वरना हम एक ही लंबाई लेते हैं। हमको निकालना है कि ये व्यक्ति ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दोस्तों, दूरी कितनी दे रखी है आपको, 270, और चाल कितनी है, 15/2। ठीक है दोस्तों, इसको हम जब ऊपर ले आएंगे इसके बटे में बगल में तो ये पलट जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 गुणे 2/15, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसे। काटते हैं, देखिए छोटे से छोटा 3 के पार्ट से काट लिए, 3 पंजे 15, और 3 के पार्ट से 9 बार 90, 5 के पार्ट से काट सकते हैं इसे, हाँ 18 बार कट जाएगा ये। 18 दूनी 36, यानी कि 36 सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर की गति से चल रही है और इसकी लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर। रेलगाड़ी द्वारा एक खम्भे को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को, पुल को या फिर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उनकी लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, या क्योंकि ये क्षैतिज हैं, सभी चीजें क्षैतिज हैं। यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को या फिर खम्भे को पार करती है तो इनकी लंबाइयां नहीं जुड़ती हैं। याद रखिएगा, जब कोई ट्रेन सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म यानी कि क्षैतिज, ये भी क्षैतिज है, इन्हें पार करेगी तो इनकी लंबाइयां जुड़ती हैं। और यदि कोई ट्रेन व्यक्ति या किसी खम्भे को या किसी पोल को यानी कि खड़ी हुई चीज को पार करती है तो इनकी लंबाइयां नहीं जुड़ती हैं। इतना आप याद रखिएगा। अब सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की चाल कितनी है दोस्तों, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कह लीजिए या दूरी कह लीजिए 180 मीटर।
तो कह रहा है वो खम्भे को कितने समय में पार करेगी। मैंने आपको क्या बताया, जब ट्रेन खम्भे को पार करती है तो उनकी लंबाइयां नहीं जुड़ती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, हमको केवल समय निकालना है, कितने समय पार करेगी। तो समय बराबर दूरी बटे या लंबाई बटे दूरी बटे चाल, ठीक है दोस्तों। दूरी आपकी है 180, चाल कितनी दे रखी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और आंसर आ रहा है सेकंड में, यानी कि ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, जब किलोमीटर प्रति घंटा चाल को हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 160 में हम गुणा करेंगे 5/18 का, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। देखिए 9 के पार से काटते हैं इसको, या फिर 2 के पार से काट लीजिए, 2 के पार से 9 बार, 2 के पार से 80 बार, ठीक है दोस्तों। 8 में 4, ये हो जाएगा आपका 400/9। और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में इसकी चाल। इसे हम यहाँ रख लेते हैं चाल को, ठीक है दोस्तों। जब हम इसे बटे में ले जाएंगे या कि उसके गुणे में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। आगे सोल्व करते हैं, क्या कहा मैंने, पलट जाएगा, ठीक है। सोल्व करके देखते हैं इसे, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पाड़े से 9 बार और 2 के पाड़े से कटेगा 20 बार, कितना आ जाएगा 9 नाम 81/20, ठीक है दोस्तों। 9 नाम 81/20, इसको काटते हैं, 20 से 81 को कितनी बार कटेगा, 20 चौके 80, पॉइंट लगाया 0, फिर एक 0 लगेगी 5, तो ये आ जाएगा 4.05 सेकंड, यानी कि सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, परसेंट से लिया है। याद रखिएगा, परसेंटेज के सवाल में आपसे हमेशा कहता हूं कि जिस बच्चे ने भाषा को यानी कि लैंग्वेज को पकड़ लिया उसके लिए सवाल काफी इजी हो जाते हैं। देखिए, किसी संख्या के 30% का यानी कि गुणा 15% 18 है तो संख्या क्या होगी। हमने मान लिया, माना संख्या है आपकी x, ठीक है। किसी संख्या का, संख्या x है, का मतलब गुणा 30% का मतलब है गुणा 15% 18 है, तो बराबर में ये कितना है 18। फिर से देखिए, किसी संख्या के यानी कि x के मतलब गुणा 30% का मतलब है गुणा 15% 18 है, तो बराबर में 18 लिख दिया। जब हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 के पहाड़े से कट जाएगा ये 6 बार, 3 6 18, ठीक है दोस्तों। 5 के पहाड़े से 3 बार और 5 के पहाड़े से 2 बार, 3 से इसको काट सकते हैं 2 बार, ठीक है। 2 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 200, और 200 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये हो जाएगा 400, यानी कि x का मान आ गया आपका 400। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या का 25/3% 150 होता है। यानी कि दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार के सवाल भी आते हैं जहां कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि हमको निकालना क्या है। सवाल में बस इतना ही कह रहा था, किसी संख्या का 25/3% 150 होता है, तो हमको संख्या निकालनी है। तो देखिए, किसी संख्या का यानी कि x का, अभी मैंने इससे पहले बताया आपको, संख्या x मान लीजिए, का की जगह गुणा लिख दीजिए, 25/3% कितना है 150 है, यानी कि बराबर में 150 है। परसेंट आएंगे तो नीचे दोस्तों 100 लग जाएगा, कितना लग जाएगा 100, यानी कि 3 × 100 बराबर में 150। इसे काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, 25 छिक्का 150, ये कितना हो गया दोस्तों 300। जब 300 का गुणा मल्टीप्लिकेशन में यहाँ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 300 का, तो 3 6 18, यानी कि x का मान आ गया आपका 1800। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। अब तक हमने दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए सवालों को सॉल्व किया था, और अब हम देखते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। और आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं लाभ हानि से। क्वेश्चन कह रहा है, एक खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप इसका बेसिक मैं आपको बताता हूं, सीखिए, बहुत अच्छी तरह से बताता हूं। लाभ कब होता है और हानि कब होती है।
बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए लाभ कब होता है तो आपको पता होना चाहिए लाभ कब होता है दोस्तों। लाभ होता है जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं, यानी कि विक्रय में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ होता है। और हानि कब होती है तो हानि होती है दोस्तों कॉस्ट प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस को घटाया जाता है, यानी कि क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य को घटाया जाता है तो हानि होती है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, और हानि कब होती है जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है तो अब हानि होती है। आप सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक खिलौने को 450 रुपए में बेचने से, यानी कि जिसका विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको ये 450 रुपए विक्रय मूल्य, ठीक है, हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से। अब दूसरे लाइन में बेच रहा है, यहां बेच रहा है 300 रुपए में, 320 रुपए में, तो ये भी विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, और यहां हानि हो रही है। देखिए जब 450 में बेचता है तब उसे लाभ होता है। तो देखिए लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है, और सवाल में हमको निकालना है दोस्तों क्रय मूल्य। कब होता है लाभ, लाभ होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 450, ठीक है, इसको रख लेते हैं हम 450 माइनस क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो हम इसको के लिख सकते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं आप, तो मैं के लिखा रहने देता हूं। आगे कह रहा है 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से। अब हानि हो रही है, हानि कब हो रही है दोस्तों, हानि होती है जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं, यानी कि क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटता है तो हानि होती है। और हानि हो रही है कितने में बेचने पर, 320 रुपए में बेचने से हानि हो रही है, तो ये विक्रय मूल्य है, ये लिख देते हैं हम 320 माइनस क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा तब हानि आएगी। अब सवाल देखिए, लाभ हानि से 30 रुपए अधिक है, लाभ हानि से 30 रुपए अधिक है दोस्तों, ये तो अधिक है ही। इसे बराबर करने के लिए हम 30, इसे बराबर करने के लिए 30 हम हानि में जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो पहले से 30 रुपए अधिक है। बराबर करने के लिए इसमें हम 30 रुपए जोड़ सकते हैं। कैसे, 450 माइनस क्रय मूल्य बराबर क्रय माइनस 320 प्लस 30। और एक तरीका और है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी आपसे अधिक या कम कहे, अधिक या कम कहे तो आप अंतर कर सकते हैं। जब भी आपसे अधिक या कम कहे तो अंतर कर सकते हैं। देखिए आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या लिख देता हूं मैं, अंतर कैसे करेंगे, ये हो गया दोस्तों आपका अंतर, दोनों का अंतर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 30, ऐसे भी कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, यहां मैं आप इसको साइड में लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा दोस्तों, ये माइनस का के हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 320 बराबर 30। के और के दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का जाएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा जी। और देखिए 450 प्लस का है और 320 प्लस का है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 770 बराबर 30। इस माइनस 2k को हम उठाकर बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 30 को उठा के बराबर के यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 740। काट देते हैं तो क्रय मूल्य कितना निकल कर आ जाएगा आपका 2 3 6 2 7 370 रुपए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको इस प्रकार के सवाल की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मैंने अभी आपको समझाया था दोस्तों हानि कब होती है और लाभ कब होता है। तो देखिए हानि कब होती है दोस्तों, जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाया जाता है, या आप कह सकते हैं क्रय मूल्य में से विक्रय को घटाते हैं। और लाभ कब होता है, लाभ होता है जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जब विक्रय में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो देखिए यहां किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से, तो पहला विक्रय मूल्य आपको ये दे रखा है, और दूसरा विक्रय मूल्य ये है 720 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, तो दूसरा विक्रय मूल्य ये है। अब देखते हैं 560 रुपए में बेचने से हुई हानि,
अगर 560 का बेचेगा तो हानि हो रही है दोस्तों। तो आते हैं हम, विक्रय मूल्य कितना 560, यहाँ रख दीजिए 560 और माइनस में क्रय मूल्य, इसको एक्स भी लिख सकते हैं आप, के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से, लाभ हो रहा है 720 में बेचते तो लाभ होता है। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है 720 माइनस का यहाँ आएगा क्रय मूल्य, के लिख दिया, एक्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हानि और ये हो गया लाभ। कह रहा है हानि लाभ से 50 अधिक है, हानि लाभ से 50 अधिक है, ये तो अधिक है ही, इनको बराबर करने के लिए इसमें 50 जोड़ सकते हैं हम, बराबर करने के लिए यहां 50 जोड़ सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों, क्या, जब भी अधिक या कम कहे, अधिक या कम कहे, आप इसका अंतर भी कर सकते हैं, दोनों का अंतर करके बराबर में 50 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का अंतर कर दीजिए, अंतर करके बराबर में 50 लिख दीजिए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, साइड में करता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। सॉल्व करते हैं इसकी, इसे यहीं से करते हैं दोस्तों, के माइनस 560, ब्रैकेट टूटेगा, ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस का 720, ये माइनस का इसमें गुणा होगा, माइनस प्लस के बराबर 50। ठीक है दोस्तों, के और के 2k, माइनस का 720 और माइनस का 560 हम जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये क्या आएगा जी, 0.821 बराबर 50। इसे हम बराबर किस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा 50 में, तो 2 के बराबर हो जाएगा जी 1330। काटते हैं 2 के पास से, तो क्रय मूल्य आपका कितना निकल कर आ गया, 2 6 12 2 6 12 तो 665 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को भी मैंने लाभ हानि से लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए। ये कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का यानी कि कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत कहे या फिर हानि प्रतिशत कहे, याद रखिएगा हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। पहले हमें यहां पता लगाना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या है। अगर वे हम अलग अलग कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। अब यहाँ आपको क्रय मूल्य तो पता नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ जो आपको हर में दिया हुआ है उसे आप क्रय मूल्य मान सकते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं। कितना मान ले, हम इसको 300 मान लेंगे तो हमें करने में आसानी होगी, 300 मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, अब लाइन देखिए यहां से, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, इसके क्रय मूल्य का, यह है क्रय मूल्य 300 माना हमने, क्रय मूल्य का 4/3 है, क्रय मूल्य का 4/3 है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य 300 मान लिया हमने हर से, क्रय मूल्य का 4/3 है। इसे सोल्व करते हैं, 100 गुणा हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया आपका 400 रुपये। अब दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, यदि आपसे कहे हानि प्रतिशत निकालिए या फिर लाभ प्रतिशत निकालिए, ये हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं। किस पे, क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं। और जितनी भी हानि हो रही है उसको यहाँ रख दो, और लाभ हो रहा है तो लाभ रख दो, इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, यदि आप 300 रुपए की किसी चीज को, आप 300 रुपए क्रय मूल्य है, 300 में खरीद के लाए थे और 400 में बेच रहे हैं, यानी कि विक्रय कर रहे हैं, तो आपको कितने का लाभ हो रहा है, 100 रुपए का। कितने, 100 रुपए का। देखिए, 300 रुपए की किसी वस्तु को 400 में बेचेंगे यदि हम, तो 100 रुपए का लाभ होगा। हाँ भैया, 100 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको, यदि लाभ और हानि, ये चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है दोस्त। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना होगा, 300 है तो रख दीजिए, इंटू 100%, ये कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, ये आ गया 100/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 सही 3, यानी कि 33.5% का आपको लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाभ हानि से ग्रुप डी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इससे पहले भी हमने एक सवाल किया था जहां मैंने आपको सिखाया लाभ प्रतिशत, तो यानी कि इस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य दे रखा है आपको कितना, 100 रुपए। ठीक है दोस्तों, बेचने से एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है, लाभ कितना हो रहा है, 15 रुपए का। तो क्या हम यहां से कह नहीं सकते कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, जब विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका, 85 रुपए। 85 रुपए। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यदि मैं 85 रुपए का कोई चीज खरीद कर लाऊं और उसे 100 की बेचूं तो मुझे 15 का लाभ नहीं होगा, होगा ना। तो देखिए, इतना तो हमने निकाल लिया, एसपी आ गया, सीपी आ गया। आपसे कह रहा है दोस्तों, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया, लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों ही कहाँ निकलते हैं, क्रय मूल्य पर। तो लाभ कितना हो रहा है, 15 रुपए का। और कहाँ निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 85 इंटू 100%। सॉल्व करते हैं इसको, 5 के पार्ट से काटते हैं 3 बार, 5 के पार्ट से कट जाएगा ये 17 पंजे 50, 17 बार गुणा करते हैं, ये हो गया आपका 300 बटे 17%। बस दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, हम बगल में सॉल्व कर लेते हैं इसे। 17 कम 17, 13 हासिल है 0, 17 17 119 11, तो ये आएगा आपका 17 सही 11 बटे 17 इसका लाभ प्रतिशत निकल कर आएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।